नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली खबर दिल्ली से है, जहां पर राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद उनका अब बयान सामने आया है। दूसरी खबर रादौर से है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम किया। तो वहीं तीसरी खबर अंबाला से है, जहां पर अनिल विज ने जनता दरबार लगाया। और चौथी खबर झज्जर से, जहां पर नुकीले हथियार से युवक की हत्या कर दी गई। तो दिन की 4 बड़ी खबरें तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर राज्यसभा से राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया है। दूसरा मामला, सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना है। तीसरी खबर अंबाला से, जहां पर गृहमंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। और चौथी खबर झज्जर से, जहां पर नुकीले हथियार से युवक की हत्या कर दी गई। वहीं संसद के मानसून सत्र के दौरान बीते सोमवार को राज्यसभा से भी दिल्ली सेवा विधेयक बिल पास हो गया, लेकिन इसको लेकर राजनीति भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में राजनीति चरम पर है। राज्यसभा से सभापति जगदीप धनखड़ ने बिल पास होने के 4 दिन बाद सिग्नेचर विवाद को लेकर आप सांसद को विशेषाधिकार समिति की जांच रिपोर्ट आने तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस घटना के बाद भी राघव चड्ढा अपने स्टैंड पर कायम है। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। निलंबित होने के बाद राघव चड्ढा ने कहा कि मैं शहीद आजम की धरती से आता हूं। विशेषाधिकार समिति द्वारा बुलाए जाने पर अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखूंगा। मैं सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जी हां, मुझे राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया, मुझे क्यों सस्पेंड किया गया, मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग करी, उन्हें उन्हीं का पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर वादे पूरे करने को कहा, बीजेपी को आईना दिखाया और आज की बीजेपी को अडवाणीवादी और वाजपेयीवादी होने की बात कही? क्या इन्हें यह डर सताता है कि कैसे ये 34 साल का युवा संसद में खड़ा होकर हमें ललकारता है? वहीं इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले जिस तरह से निलंबन हुआ है राज्यसभा से राघव चड्ढा का, उसके बाद अब उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मेरा निलंबन सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने देश के सबसे बड़े नेता और इस तरह आवाज उठाई है, इस वजह से उनका निलंबन हुआ है। देखिए, उंगली कटवाकर शहीद होने का जो सुख है जी, या श्रेय है, वो शायद राघव चड्ढा जी लेना चाहते हैं। आप देश के उच्च सदन के, पार्लियामेंट के उच्च सदन के सदस्य हैं। अगर सदन के भीतर आपकी कंडक्ट, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका कामकाज करने का तरीका वो किसी नियम का उल्लंघन करेगा जी, तो क्या इसलिए आपको छोड़ दिया जाना चाहिए कि आप आम आदमी पार्टी के सांसद? आप अगर नियम तोड़ेंगे, अगर आप संसद की प्रणालियों का, विधियों का, नियमों का की धज्जियां उड़ाएंगे, तो क्या केवल आपको इसलिए छोड़ दिया जाए कि आप 34 साल के हैं? ये तो कोई बहाना नहीं हुआ। सदन में जो भी सदस्य बनते हैं, चाहे वो लोकसभा में, राज्यसभा में हो, उनको सदन के भीतर सदन की मर्यादाओं का अनुपालन करना होता है जी। इस संसद में, वैसे तो कभी भी भारत की संसद में किसी को बोलने से किसी ने नहीं रोका, वो सदन बोलने के लिए ही होता है, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में सदन के भीतर और सदन के बाहर प्रतिपक्ष को सब कुछ कहने की छूट है। उसके बावजूद ये किस तरह की नौटंकियां करते हैं? सदन में बोलना है, सब कुछ कहने की छूट है, लेकिन गाली नहीं दे सकते, नियम नहीं तोड़ सकते। इसी तरह बाहर भी आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं अभिव्यक्ति की, आजादी की, उनका आपको पालन करना पड़ेगा। आप सदन के भीतर हो, बाहर हो, नियम तोड़ेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।
अन्यथा तो ये सारा दिन झूठ बोलते ही है ना। हमने कौन सा इनकी जुबान पर टीप लगाई है? बताइए किसकी जुबान पर हमने ताले लगाए हैं? सारा दिन राघव चड्ढा, उनके नेता अरविंद केजरीवाल वो झूठ का कारोबार करते ही हैं। सरेआम कुछ कहकर मुकर जाना, पलट जाना, अदालत में जाके पहले कुछ अवमाननाजनक बात कर देना, फिर अदालत में नोटिस चला जाए तो माफी मांग के भाग जाना, ये तो इनका रोज का काम है जी। 34 साल का होना आपका सौभाग्य है कि आप देश के उच्च सदन में पहुंचे हैं, लेकिन आपको 34 साल का होने के कारण या आम आदमी पार्टी का सांसद होने के कारण अरविंद केजरीवाल जैसे झूठ के कारोबारी का दूसरा चेहरा होने के कारण आपको मर्यादित रहने से छूट नहीं दी जा सकती। आपको अमर्यादित आचरण करने की कोई छूट नहीं दी जा सकती। आपका निलंबन अगर हुआ है मिस्टर चड्ढा तो इसलिए हुआ है कि आपने संसदीय मर्यादाओं का सरेआम उल्लंघन किया है। सही बात ये कहना कि उनको हजम नहीं होता कि 34 साल का सांसद ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे भाई, कोई और आपकी तारीफ करे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तब तो अच्छा लगता है, तब तो मानेंगे कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप अमर्यादित आचरण करेंगे, फिर ये कहेंगे कि मैं अपनी पीठ खुद थपथपाएंगे। ठीक है, वीरेंद्र जी हमारे साथ आप प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुखबीर जी, देखिए आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से अभी निलंबन हुआ है, अभी हमने सुना कि राघव चड्ढा की तरफ से जो बयान भी सामने आया उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। अब दूसरी ओर देखिए बीजेपी का कहना है कि अगर गलत करेंगे तो निलंबन होगा, अमर्यादित टिप्पणी करना गलत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है और जो अभी वीरेंद्र जी बात कर रहे थे, निश्चित तौर पे राघव चड्ढा उभरता हुआ चेहरा और जिस प्रकार से सत्यपूर्ण और तर्कपूर्ण बात रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं होती। यही इनकी सरदर्दी है और लोकतंत्र के लिए बचाने के लिए हमारी लड़ाई है और उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। हम भी देखते हैं कि तानाशाही का अंत कब तक होता है और इनको नहीं भूलना चाहिए जिस प्रकार से इन्होंने सारे देश को, जिस लोकतंत्र को समाप्त करने पे चले हुए हैं, जिस प्रकार से इनको करना चाहिए, जिस तरह से मणिपुर में विफल रहे हैं, हरियाणा में विफल रहे हैं और सरकार पर आयोजित हिंसा करवाते हैं और जो उनकी आवाज उठाए उनका निलंबन करते हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। लोकतंत्र निश्चित तौर पर आज सभी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से अंत लाने का समय जी। हेलो जी, मैं ये कहता हूँ कि आइए इस देश के लोगों के सामने खुलकर बात करते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र में, अरे हमें पता है लोकतंत्र क्या होता है। आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का बेड़ा उठा रखा है, आप लोकतंत्र को समाप्त करने के चले गए। हमें मत सिखाओ लोकतंत्र क्या होता है। मैंने आपके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोला, आप सुनो तो। पता है हमें लोकतंत्र क्या होता है। आपने जो लोकतंत्र का चीरहरण करवाया है और जो मातृशक्ति के दुर्व्यवहार हुआ है उससे आप बच सकते हैं? आपके पास जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री करीब 3 महीने तक बोल नहीं पाए, है कोई जवाब आपके पास? ये क्या बदतमीजी है? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कानून का राज स्थापित करो। क्या चाहिए? क्यों मेरी बारी में बोल रहे हैं? अपने आचरण पे लगाम लगाओ और देश ने आपको जो शक्ति दी। एक एक करके बात रखिए, दोनों की बात रखी जानी चाहिए, एक एक करके। वीरेंद्र जी आप अपनी बात रखिए। इनको कहिए मेरी बारी में ना बोले और एक एक करके कहने का उद्देश्य इन पर लागू होता है। मैं इनकी बारी में बिल्कुल मैंने ये कहा। वीरेंद्र जी आप अपनी बात रखिए, सुखबीर जी आपको ये पूरा मौका मिलेगा। हाँ, आइए बात करते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र में आपको अभिव्यक्ति की आजादी होती है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी आपको आपका संविधान देता है और संविधान जो है उसका अनुपालन संसद को भी करना होता है और सुप्रीम कोर्ट जी को भी करना होता है। संसद के भीतर जो आचरण होता है उस पर भी संविधान लागू है और संविधान ये कहता है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन उस पर उसकी कुछ मर्यादाएं हैं। मतलब मुझे कुछ भी कहने का अधिकार है, लेकिन कुछ भी में ये शामिल नहीं है कि मैं अशोक जी को, कमर साहब को गाली दूं, आपको गाली देना शुरू कर दूं। मैं आपकी आलोचना कर सकता हूं, लेकिन आलोचना का एक दायरा है। यदि पार होगी तो मुझे टोक दिया जाएगा, कानून अपना काम करना शुरू कर देगा। तो लोकतंत्र की
की हत्या का जुमला उछालकर लोकतंत्र सुखबीर जी आ रही हूँ आपके पास, सुखबीर जी आ रही हूँ। ठीक है वीरेंद्र जी, आप जवाब सुन लेते हैं। सुखबीर जी देखिए, जनता ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, आप ऐसे में अमर्यादित टिप्पणी करेंगे तो इसी तरह का तौर पे कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं है। सारी जो टिप्पणी करी इन पे लागू होती है। 10 साल में जो लोकतंत्र का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है, हर चीज पे जिस तरह से सारे जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके किस प्रकार से इन्होंने करी। अब पीछे तक तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो उस कमेटी के मेंबर होते थे। निश्चित तौर पर कानून इन्होंने जिस प्रकार से बदला है और जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया के लिए उन्होंने कानून बनाए, अरे कहां तक इस लोकतंत्र को समाप्त करोगे आप? अगर आपको इस देश में सबसे पहले जो आप कर रहे हैं वो लगना चाहिए आप ठीक कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। ये नहीं लगना चाहिए कि आप एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। आपका जिस प्रकार के चुनाव आयोग का सीधे फिर पुनः एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, कुछ भी इनको देखो, विपक्षी हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है, आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक जितने आरोप लगाए हैं हम पर, हमने सदन के भीतर सदन के बाहर उनका हमेशा जवाब दिया है। और ये झूठे आरोप लगाने वाले हैं, ये सदन के भीतर भी साबित हुआ है, बाहर भी साबित हुआ। और तो और अरविंद केजरीवाल जो इनके शिखर नेता हैं, वे अपमानजनक अवमाननाजनक बयान देने के बाद जब उनके पेज टाइट किए अदालत ने, तो वहां जाकर माफी मांगकर बात दे, तो गलत बोलकर। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, केवल ढींगरा जी। बहुत बहुत स्वागत है केवल जी आपका। देखिए केवल जी, जिस तरह से आप सांसद का निलंबन हुआ है, आप किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं? जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि अगर अमर्यादित टिप्पणी की जाएगी तो निलंबन जरूर होगा, वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि कुछ भी गलत नहीं कहा गया है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मुझे नहीं पता क्या कहा है उन्होंने क्यों किया है निलंबन, पर मुझे इतना समझ में जरूर आता है ये एक आदमी का निलंबन नहीं हो रहा। ये चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे कई और सांसद हो, इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये लगता है कि हम जो है मनमानी से सरकार चलाएंगे, हम मनमानी से जो है सारा सिस्टम चलाएंगे, ऐसे चल रहा है। तो मनमानी से आई थिंक नहीं चलता, लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र से ही चलना चाहिए। ये देश की जनता इनकी तरफ देख रही है, ये किस तरह का फैसले कर रहे हैं, इनका जवाब जो है देश की जनता देगी। ठीक है केवल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वीरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? वीरेंद्र जी देखिए, अब कांग्रेस का कहना है कि ये जो प्रक्रिया की जा रही है उन्हें आजादी नहीं दी जा रही है और अब इसका जवाब जनता देगी। वीरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच पा रहे हैं? वीरेंद्र जी देखिए, आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो कार्रवाई हुई है किसी एक पर नहीं हुई है, कई नाम गिनाए गए हैं, उनका कहना है कि अब इसका जवाब जनता देगी इन्हें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर में जनसंवाद किया। कस्बा रादौर के गांव बकाना में मुख्यमंत्री ने लोगों की कई समस्याओं को सुना और कई बड़ी सौगातें भी दी। उन्होंने अब प्रदेश में 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को भी आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए वे 1500 रुपए जमा करवाकर इसका हिस्सा बन सकते हैं। सीएम ने बताया कि अब तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ 1.80 लाख की आय वालों को ही मिल रहा था। अब 3 लाख रुपए तक की आय वाले इसमें हिस्सा बन सकते हैं। तो सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम, और इस जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत अब बताते चले कि
3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। इससे पहले 1.80 लाख आय तक के परिवारों को लाभ मिलता था, लेकिन 3 लाख रुपए की आय वाले परिवारों को 1500 रुपए प्रतिमाह जमा करवाना होगा। उसके बाद ही वे इस योजना का हिस्सा बन सकेंगे। तो आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया गया है और इसी कड़ी में लोगों को बड़ी सौगात देते हुए सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम किया और लोगों की समस्याओं को भी सुना। तो यमुनानगर में सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम किया और कार्यक्रम कस्बा रादौर के गांव बकाना में हुआ है, जहां पर उन्होंने लोगों को बड़ी सौगात दी है और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाते हुए घोषणा की है कि 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, बशर्ते उन्हें 1500 रुपए प्रति माह जमा करने होंगे, तभी वे इसका हिस्सा हो पाएंगे। वहीं अम्बाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृहमंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया, जिसमें पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। बता दें कि महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को गृहमंत्री अनिल विज जनता दरबार लगाकर पूरे प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका तुरंत ही समाधान भी करते हैं। तो गृहमंत्री अनिल विज ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और साथ ही साथ उन्होंने लोगों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि दूर दूर से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियादियों को समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं और महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को गृहमंत्री जनता दरबार लगाकर पूरे प्रदेश से आए लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। वहीं इसी खबर पर जल्द जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नरेश, जिस तरह से देखिए हर दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार को गृहमंत्री की तरफ से जनसंवाद कार्यक्रम यानी लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं, आज कैसा कुछ माहौल देखने को मिला? क्या कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे इस पूरे कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि आज गृह मंत्री अनिल विज द्वारा जो अम्बाला कैंट का पीडब्ल्यूडी है वहां पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनने का सुना गया और इसके तहत जो पूरे प्रदेश के हजारों की संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर यहाँ पर पहुंचे और अभी तक भी जो है जनता दरबार चल रहा है। और गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि एक एक जो है यहाँ पर जो भी लोग आए हैं एक एक की समस्या को सुना जाएगा, उसके लिए चाहे रात के 2 भी बज जाए तो कोई इसकी चिंता नहीं है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर लोगों का विश्वास बना हुआ है और इसी के लगातार जो निरंतर उनके जनता दरबार में लोगों की भीड़ है वो लगातार बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं आज एक बार फिर से जो है पुलिस विभाग से जुड़ी ज्यादा समस्याएं हैं और इसको लेकर कहीं जो सोनीपत के एसपी हैं उनको भी लतार लगाते जो है गृह मंत्री अनिल विज दिखे, क्योंकि एक महिला की शिकायत पर उन्होंने तुरंत सोनीपत के एसपी को फोन लगाया और गोहाना से जो महिला आई थी और उनका साफ तौर पर कहना था क्योंकि दुष्कर्म का मामला था और गृह मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर कहा महिलाओं से जो संबंधित मामले हैं उनको जो है पुलिस कप्तान और जो है कमिश्नर है वो प्राथमिकता से ले और कहीं ना कहीं उसका संज्ञान लेकर उसका निपटारा करेंगी। जी नरेश, जैसे कि आप तमाम मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, ऐसे में देखिए जनसंवाद कार्यक्रम हर दूसरे और चौथे शनिवार को लगाया जाता है गृहमंत्री की तरफ से, तो कहीं ना कहीं इसका असर पुलिस में भी देखने को मिलता है, आम लोगों की समस्या का समाधान भी होता है, एक सीधा असर और अच्छे असर की बात की जाए तो? जी बिल्कुल, देखिए इसका असर साफ तौर पर देखा जाता है और कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग है उनको भी कहीं ना कहीं उनके मन में डर रहता है कि ये जो हर जिले के जो एसपी हैं यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जो डीएसपी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि उनको साफ तौर पर कहा गया है कि जब दूसरे और चौथे शनिवार को जब भी जनता दरबार लगाया जाएगा तो वो सभी जो जिलों के डीएसपी हैं वो यहाँ पर अपनी जो है हाजिरी देंगे और कहीं ना कहीं उनके सामने जो भी फरियादी वहां जाते हैं तुरंत उनकी फरियाद को कहीं ना कहीं अनिल विज उनके सामने रखते हैं और उनके तुरंत इसके निपटारे के लिए कहा जाता है। जी
जी बिल्कुल। और जिस तरह से नरेश हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में सबकी शिकायतें सुन पाना क्या संभव हो पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पहले भी कहा है कि जब से जनता दरबार लगाना शुरू किया है तब से वो कहीं ना कहीं हर एक जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी सभी समस्याओं को सुना जाएगा, चाहे इसके लिए ठीक है नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबर झज्जर से है, जहां पर नुकीले हथियार से युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। जब झज्जर के राव मंगली रामपाट में खून से सना मिला एक शव, उसके बाद सनसनी फैल गई। साथियों पर ही हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल का मौके का मुआयना करके सबको अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने प्रमाण जुटाने के लिए मौके पर एफएसएल की टीम भी बुलाई, जिससे हत्या का खुलासा जल्द हो सके। आपको बता दें कि 7 साल पहले मृतक के भाई की भी हत्या हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। राम पार्क में किसी की लाश पड़ी है, तो जाकर देखा तो एक कमलेश नाम की लेडीज है, उसका लड़का था नवदीप, उसके नाम से उसके बयान, उसके सर में चोट लग रही थी, उसके बयान पर मुकदमा दर्ज करके नहीं कार्रवाई 174 CRPC से हत्या का मामला। हाँ, हत्या का। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो सुमित, जिस तरह से अब नुकीले हथियार से युवक की हत्या की गई है, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि कल देर रात का मामला बताया जा रहा है। झज्जर के राव मंगलीराम पार्क का यह मामला है और 3 साथी इकट्ठे बैठकर शराब पी रहे थे। किसी बात को लेकर उनकी अनबन होगी और इसे हथियार से जो है पीड़ित पर जो है वार किया और मौके पर ही उसने अपना दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान जो है नवदीप के रूप में हुई है। पुलिस को शिकायत मिली, सुबह जैसे ही शिकायत मिली पुलिस अपनी टीम के साथ झज्जर सिटी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। फिलहाल मृतक का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने परिजनों को शव हवाले कर दिया है और जिन लोगों ने हत्या की है अभी वो पुलिस द्वारा फरार बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। जी ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल के लिए हमारे कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।